नमस्ते बच्चों, प्यारे दोस्तों, आप सभी का काइजन ओपन कोर्सवेयर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यह चैनल काइजन पब्लिक स्कूल भाणा का आधिकारिक चैनल है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को समान रूप से उत्तम शिक्षा प्रदान करना है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी और चौथी का हिंदी व्याकरण का भाषा और व्याकरण नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की। भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है। भास का अर्थ है बोलना, यानी हम जो बोलते हैं या बोली हुई बात किसी की सुनते हैं तो वह भाषा का प्रारूप है। भाषा की परिभाषा हम देते हुए कह सकते हैं कि वह साधन जो हम बोलकर या लिखकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। कहते हैं कि जब हम अपने विचार को बोलकर या लिख कर के प्रकट करते हैं तो वह भाषा का रूप है और वह जो साधन है वह भाषा कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने मन के भावों का आदान प्रदान करते हैं, वह साधन भाषा कहलाती है। भाषा के मुख्य रूप से दो भेद है। भाषा के मुख्य रूप से दो भेद है। पहला है मौखिक। मौखिक भेद वह जो हम मुख से बोल करके या कानों से सुन करके एक दूसरे की बातों को समझते हैं और उत्तर देते हैं। प्राचीन काल में इस भेद का ही अधिक प्रयोग होता था, क्योंकि ऋषि मुनि जब कक्षा में पढ़ाते थे, विद्यार्थियों को गुरुकुल में पढ़ाते थे, तो वो मौखिक ही पढ़ाते थे, मुख से याद करवाते थे बोल करके मंत्रों को, श्लोकों को, और शिष्य थे वो मुख से कानों से सुन करके मुख से बोल करके अपने ग्रंथों को याद करते थे। यही प्रारूप था। उसके बाद दूसरा रूप आया, वो है लिखित। लिखित रूप का आविर्भाव जब हुआ जब लिपि का आविर्भाव हुआ। सबसे पहले जब लिखने के लिए प्रयोग किया जाने लगा तो उससे पहले हमारे ऋषि मुनियों ने लिपि जो वर्ण चिन्ह है उनका आविष्कार किया। उसके बाद में धीरे धीरे उन चिन्हों के माध्यम से भाषा को लिखना प्रारंभ कर दिया। भाषा को लिखा, उसके बाद में उस भाषा को पढ़ने लग गए। तो ये जो रूप है, ये मौखिक रूप से लिखित रूप है, वो अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि इसको लंबे समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं। अपनी कोई भी बात है, अपना कोई भी विचार है, मन का भाव है, उसको हम लंबे समय तक लिख करके संजो करके रख सकते हैं। आने वाली पीढ़ी भी उसको आकर के पढ़ सकती है। तो मौखिक रूप से जो लिखित रूप है वो अधिक कारगर है। एक पैराग्राफ के माध्यम से समझते हैं भाषा को। कहते हैं एक बच्चा है, वो अपने नाना जी को फ़ोन करता है तो वह मौखिक रूप है। क्या है? मौखिक रूप। और नाना जी बच्चे की बात को टेलीफोन के माध्यम से सुनते हैं तो वह क्या है? मौखिक रूप है। उसके बाद में एक बच्चा है, वो एक अपने नाना जी को लेटर लिखता है, पत्र लिखता है, तो वह लिखित रूप है। और नाना जी उसका लिखा हुआ पत्र है, पढ़ते हैं तो वह भी लिखित रूप है।
इसके अतिरिक्त एक तीसरा रूप भी है, सांकेतिक रूप। प्राचीन काल में भी इसका प्रयोग होता था, संकेत के माध्यम से समझा जाता था। जो बात हम लिख करके बोल करके नहीं कह सकते, कई बार क्या होता है कि हमारे पास में कोई व्यक्ति है नहीं, दूर है, उसको हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, हमारी लिखी हुई बात उसको दिखाई नहीं दे रही है, तो उसको हम क्या करते हैं, संकेत के माध्यम से अपने मन के भावों को, विचारों को समझाते हैं। तो वह सांकेतिक रूप है। जैसे कोई बच्चा दूर है, उसको आवाज़ लगा रहे हैं, उसको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, तो उसको फिर हाथ से इशारा करके हम उसको बुलाते हैं। कक्षा के अंदर कोई विद्यार्थी है, शोर शराबा है, तो जब वो बच्चे सुन नहीं रहे हैं, तो जिस प्रकार से हम उसको उंगली माउथ पे, मुख पे रख करके उनको चुप कराने का काम करते हैं। तो ये जो सांकेतिक रूप है, ये तीसरा रूप है। इसके बाद हमारा दूसरा विषय है व्याकरण। व्याकरण वह साधन है जो भाषा को शुद्ध रूप से जानना, पढ़ना सिखाता है, लिखना। तो हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा कि वह शास्त्र जो हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान करवाता है, वह व्याकरण कहलाता है। देखो, कोई भी बात हम जब पूरे रूप से, शुद्ध रूप से नहीं समझ पाते हैं, तो उसको समझाने का काम कौन करता है? व्याकरण करता है। मैंने एक यहाँ पर सेंटेंस लिख दिया, एक वाक्य लिख दिया कि राम खेलती है। तो यहाँ हम पूर्ण रूप से इस सेंटेंस को नहीं समझ पा रहे हैं। राम है वो पुल्लिंग है और क्रिया हो रही है वो स्त्रीलिंग की हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि राम पुल्लिंग का है तो स्त्रीलिंग की क्रिया है, तो ये सेंटेंस पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। तो इसको हम शुद्ध लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? राम खेलता है। ये सही है। ये कौन सिखाता है हमें? व्याकरण सिखाता है। किसी भी बात को शुद्ध रूप से कहना व्याकरण सिखलाता है। एक शब्द की बात कर लो, अगर हमने कोई शब्द लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कमल, तो इसका अर्थ निकल रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है, कमल का अर्थ होता है फूल। अगर मैंने इसको ही लिख दिया ल क म, देखो वर्णों का सार्थक समूह है, इसलिए इसको शब्द कहा गया है। वर्णों का समूह तो है, ये भी है, लेकिन इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए यह कोई शब्द नहीं है। तो इस प्रकार से इस प्रकार से हम दूसरा एक और भी शब्द के बाद में, वाक्य के बाद में हम वर्ण का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ङ। इसका शुद्ध उच्चारण कौन सिखलाता है हमें? व्याकरण सिखलाता है। कौन सिखाता है? व्याकरण। जैसे अब ये क है, इसके अंदर ए की आवर्ती नहीं है, यानी कि अ नहीं है इसमें। ये क्या है? अरहित क है, तो इसके नीचे ये हलंत लगा है। इसके बाद ये इसका जो उच्चारण है ज़्यादातर हम अड़े करते हैं, अड़े, लेकिन ये अड़े अगर हम इसको करेंगे उच्चारण तो ये गलत है,
क्योंकि ये क्या है, अंग, क्या है, अंग। अड़ के नीचे बिंदु आती है, अंग के साइड में बिंदु आती है। तो अब देखो, अब मैंने इससे एक शब्द लिख दिया गंगा। इसको हम गड़ंगा नहीं बोलेंगे। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया सड़क, तो ये नीचे बिंदु आ गया, तो ये अड़ है, सड़क, गंगा। तो इस प्रकार का जो शुद्ध ज्ञान है वो कौन करवाता है हमें, व्याकरण करवाता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो सकती है, व्याख्या हो सकती है, इसका उत्तर हो सकता है। तो व्याकरण के 3 भेद है जो हमने पहले चर्चा की, जैसा कि पहला है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। शब्दों के बारे में हमने पढ़ा कि कोई शब्द है वो सार्थक है, ये कौन सिखलाता है, व्याकरण सिखलाता है। वर्ण का सही उच्चारण कहाँ से होता है, ये कौन सिखलाता है। वर्ण शुद्ध कैसे लिखा जाता है, व्याकरण सिखलाता है। वाक्य शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, तो वाक्य की रचना कैसे होनी चाहिए ये भी हमने पढ़ा। तो ये 3 भेद है, इन 3 भेदों के बारे में हम आने वाले चैप्टर में विचार विमर्श करेंगे। तो हमने आज बच्चों पढ़ा भाषा और व्याकरण, कक्षा 3री और 4थी। तो हम इस पाठ को 2 बार कम से कम देखेंगे और इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।